जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, हमने कल ट्रांसवर्स वेव्स को कंप्लीट किया था और उसमें हमने ये पढ़ा था ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में, वो सारी जो भी उसकी प्रॉपर्टीज या जो कुछ भी आपके सिलेबस के अंदर दिया गया था पीएमसी के, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है उसमें दो तीन टॉपिक्स हैं जो लॉन्गिट्यूडनल वेव से रिलेट करते हैं। एक तो स्पीड ऑफ साउंड वेव है, दूसरा डॉपलर इफेक्ट है और तीसरा आर्गन पाइप्स के बारे में कहा गया है। तो ये आर्गन पाइप्स वो नहीं है जो कल हमने पढ़ा था स्ट्रेच डिस्टिंग। स्ट्रेच डिस्टिंग का सिस्टम अलग होता है और आर्गन पाइप्स का जो होता है वो अलग होता है। बहरहाल वो बाद में डिस्कस करते हैं टॉपिक को। तो आज हम डिस्कस करते हैं बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है उसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का मकसद होता है ऐसी वेव्स जो जब किसी भी मीडियम से गुजरती है तो मीडियम के पार्टिकल की वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी एक दूसरे से अगर पैरेलल हो तो ऐसी वेव को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव वो वेव होती है जो जब किसी भी मीडियम से गुजरती है तो उस मीडियम के पार्टिकल की वाइब्रेशन और वेव की मोशन जो होती है वो एक दूसरे से पैरेलल होती है, तो ऐसी वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा जाता है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है वो तीनों मीडिया के अंदर पैदा हो सकती है। सॉलिड के अंदर भी होती है, लिक्विड के अंदर भी होती है और गैसेस के अंदर भी होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर जिस तरह से ट्रांसवर्स वेव के अंदर क्रेस्ट और ट्रफ होते हैं, इसी तरह से लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस होती है। कंप्रेशंस का मकसद है वो रीजन्स जहां पे एयर कंप्रेस हो जाती है। रेयरफेक्शन का मकसद है वो रीजन जहां पे एयर एक्सपेंड हो जाती है। तो जिस तरह से ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करती है किसी भी मीडियम के अंदर इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, इसी तरह से लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल करती है लाइक कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस। और सबसे जो बेहतर एग्जांपल हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का है वो है साउंड वेव्स। ठीक है, साउंड वेव्स हमारे पास एक बेहतरीन एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को कंप्रेशनल या प्रेशर वेव भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये किसी भी मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है तो उस मीडियम का जो प्रेशर और टेम्परेचर होता है वो हर जगह पे एक जैसा नहीं रहता। और आखिरी बात हमने ये डिस्कस की थी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती है उनको ग्राफिकली बिल्कुल इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है जिस तरह से ट्रांसवर्स वेव को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ग्राफ जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव का सेम एज होता है लाइक अ ट्रांसवर्स वेव। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है साउंड, उसको उसकी भी तीन कैटेगरीज है। एक होता है ऑडिबल साउंड, वो साउंड जो हमारे कान सुन सकते हैं, उस साउंड की फ्रीक्वेंसी है 20 to 20,000 हर्ट्ज। एक वो साउंड होता है जो इंफ्रासोनिक साउंड होता है। इंफ्रासोनिक साउंड का मकसद है ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज हो, उसको भी हमारा कान जो है वो नहीं सुन सकता। और एक ऐसा साउंड होता है जिसको अल्ट्रासोनिक कहा जाता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज होती है, उसको अल्ट्रासोनिक साउंड कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में। इसकी बेसिक्स मैंने आपको टाइप्स ऑफ वेव्स के अंदर बता दी थी, और ये जो अभी मैंने चीजें बताई है ये सब की सब चीजें वहां पे हमने डिस्कस भी की है और उस टॉपिक के अंदर लिखी भी हुई है। अगर आप चेक करोगे तो वहां पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो
अब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसके अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल साउंड वेव है, उसकी स्पीड के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले हमारा टॉपिक है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर है हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड। अब देखिए, स्पीड ऑफ साउंड जो होती है उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। ये टॉपिक डायरेक्ट आपके सिलेबस के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब देखिए, हमने पहले ही पढ़ा है कि किसी भी मैकेनिकल वेव की स्पीड जो होती है वो डिपेंड करती है मीडियम की प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, तो पहली पॉइंट इसके अंदर ये होती है कि स्पीड ऑफ एनी मैकेनिकल वेव depends upon properties of medium। ठीक है, किसी भी स्पीड ऑफ एनी मैकेनिकल वेव डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। कोई भी हो, चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो चाहे वो ट्रांसवर्स हो, कोई भी वेव है उसकी स्पीड किस पे डिपेंड करती है? उसकी स्पीड डिपेंड करती है उसकी मीडियम की प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, अब स्पीड ऑफ साउंड, अब स्पीड ऑफ साउंड है बेटा, जो साउंड होता है वो भी वेव है, और जाहिर सी बात है वो भी मैकेनिकल वेव है, तो इसकी स्पीड भी किस पे डिपेंड करेगी? इसकी स्पीड भी डिपेंड करेगी प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम पे। स्पीड ऑफ साउंड also depends upon inertial and elastic property of medium। इनर्शियल और इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है बेटा। ठीक है, इलास्टिक से आती है इलास्टिसिटी के मीडियम कितना इलास्टिक है, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वगैरह होते हैं, मैट्रिक के अंदर हम पढ़ते हैं। और इनर्शियल प्रॉपर्टी का मकसद मैंने आपको बताया है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर किसी भी अगर मॉलिक्यूल को हम अपनी जगह से डिस्प्लेस करें तो वो रेंडम मोशन न ले पाए ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर एटम या मॉलिक्यूल इतना फ्री ना हो, लाइक गैसेस वगैरह होते हैं जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती, कंप्रेसिबिलिटी होती है उनके अंदर। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी जो होती है उसको कहा जाता है इनर्शियल प्रॉपर्टी, जिसका ताल्लुक डेंसिटी से होता है। ठीक है, डेंसिटी से ये प्रॉपर्टी रिलेटेड होती है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड आल्सो डिपेंड्स अपॉन इनर्शियल एंड इलास्टिक प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे एक फार्मूला है, आप कह सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव कह ले। स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव, जिसमें अभी हम साउंड डिस्कस कर रहे हैं तो जाहिर है ये साउंड के लिए होगा, तो ये डिपेंड करती है इलास्टिक प्रॉपर्टी अपॉन इनर्शियल प्रॉपर्टी, अंडर रेडिकल के अंदर होंगी। ठीक है, ये एक जनरल फार्मूला बन जाता है मैकेनिकल वेव्स के लिए। यहाँ पे हम साउंड के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम साउंड के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिस तरह से हमने ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में पढ़ा है ना, कि ट्रांसवर्स वेव जब किसी स्ट्रिंग के अंदर जाती है तो उनकी वेलोसिटी डिपेंड करती है टेंशन पे और म्यू पे। कल जैसे हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव जो स्ट्रिंग के अंदर है वो भी मैकेनिकल वेव थी, और उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये जो ट्रांसवर्स वेव है किसी भी स्ट्रिंग के अंदर, ये भी डिपेंड किस पे करती है? ये भी जो होती है वो डिपेंड करती है टेंशन और म्यू पे।
तो ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला है, स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव है, इसका फार्मूला अंडर रेडिकल इलास्टिक प्रॉपर्टी अपान जो होता है वो होता है इनर्शियल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखिए, अब अगर इस फार्मूले को हम बनाए, ठीक है, अब अगर इस फार्मूले को बनाए तो ये फार्मूला ये बन जाता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी आती है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से, और इनर्शियल प्रॉपर्टी आती है डेंसिटी से, वेयर बी जो होता है वो बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ये आप इसको किसी पंजाब के अंदर ये लिखा हुआ है तो आप इसको इस तरह भी लिख लें, ई अपान रो। सिंध के अंदर बी लिखा हुआ है, पंजाब के अंदर केपी के अंदर मैंने देखा नहीं, शायद ई लिखा होगा क्योंकि मोस्टली ई लिखते हैं। तो ये एक जनरल फार्मूला बन जाता है कि इसके हिसाब से अगर आप देखें तो ये जो वेलोसिटी होती है ये इक्वल टू होती है अंडर रेडिकल बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी। ठीक है, अब ये जो बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, या ये जो हमारे पास ये जो ई होता है, ठीक है, ये बराबर हो जाता है इसके, बल्क मॉड्यूलस जो होता है ये बराबर होता है माइनस डेल्टा पी अपान डेल्टा वी अपान वी के। ठीक है, मेरे ख्याल में ये है। ठीक है, मुझे सही याद नहीं है, अगर मिस्टेक की हो मैंने फार्मूले में तो बता दीजिएगा। ठीक है बेटा, तो ये बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू है। ठीक है, माइनस डेल्टा पी अपान डेल्टा वी अपान वी, और ये वैल्यू निगेटिव में है, बट जो बल्क मॉड्यूलस होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ऑलवेज पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि डेल्टा पी या डेल्टा वी में से कोई एक निगेटिव होगा, और ये निगेटिव इस निगेटिव से मल्टीप्लाई होने के बाद या डिवाइड होने के बाद पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। अब डेल्टा पी और डेल्टा वी में से कोई एक निगेटिव होना ही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बॉयल्स लॉ पढ़े हो, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो डेल्टा पी पॉजिटिव होगा, जबकि डेल्टा वी क्या हो जाएगा? निगेटिव। अगर आप गैस को एक्सपेंड करोगे तो डेल्टा वी पॉजिटिव होगा और डेल्टा पी क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा, क्योंकि डेल्टा पी P2 माइनस P1 होता है और डेल्टा वी क्या होता है? V2 माइनस V1 होता है। इस रूल के हिसाब से जब कंप्रेशन होती है तो V1 कम होता है और V2 कम होता है और V1 ज्यादा होता है, तो डेल्टा वी निगेटिव होगा। और जब एक्सपेंशन होती है तो प्रेशर P1 जो होता है वो ज्यादा होता है, P2 कम होता है, तो डेल्टा P निगेटिव होगी। तो ये जब कोई भी इस तरह से गैस एक्सपेंड होती है या कंप्रेस होती है तो उसके अंदर डेल्टा पी और डेल्टा वी में से कोई एक फैक्टर निगेटिव होना ही है। तो जो फैक्टर निगेटिव होगा उसका निगेटिव निगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा, और नतीजा ये निकलेगा कि आप कहोगे कि बल्क मॉड्यूलस जो होता है वो ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव। इसके लिए आप कह सकते हैं कि बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है बेटा, ये पॉजिटिव होता है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये हो गया हमारे पास एक जनरल जो है वो फार्मूला। जनरल फार्मूले के मुताबिक अगर स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव करेंगे तो वो अंडर रेडिकल इलास्टिक प्रॉपर्टी ओवर इनर्शियल प्रॉपर्टी होती है। इलास्टिक प्रॉपर्टी को हम बल्क मॉड्यूलस या ई से शो करते हैं, इनर्शियल प्रॉपर्टी को हम डेंसिटी से शो करते हैं। और ये जो बल्क मॉड्यूलस होता है इसका फार्मूला होता है माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी ओवर वी। इसके अंदर फार्मूले के अंदर तो नेगेटिव आती है, लेकिन बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी, क्योंकि बल्क मॉड्यूलस की जब वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा पी या डेल्टा वी में से कोई भी एक फैक्टर जो होगा निगेटिव होगा, और निगेटिव निगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होके ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। तो बल्क मॉड्यूलस जो होता है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है बेटा, अब ये हुआ इस तरह से हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड का जनरल फार्मूला।
अब यहाँ पे फर्दर हमारे पास दो फार्मूलाज दिए हुए, न्यूटन्स फार्मूला है, एयर के लिए स्पीड ऑफ द साउंड का फार्मूला हमारे पास दिया हुआ है न्यूटन का। ठीक है बेटा, अब देखिए, अगर इसी फार्मूले को हम एयर के लिए इस्तेमाल करें तो हमारे साथ मसला होगा कि एयर का बल्क मॉड्यूलस या इलास्टिसिटी नहीं है। तो न्यूटन ने इस फार्मूले को कन्वर्ट किया किसके लिए, जो है वो आप कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड अगर एयर के अंदर हमने कैलकुलेट की है तो उसको हमने फार्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर फार्मूला को मॉडिफाई करेंगे तो पहला फार्मूला जो दिया हुआ है ये न्यूटन का दिया हुआ है। अब न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के लिए जो फार्मूला दिया उसके अंदर न्यूटन ने ये कंसीडर किया कि जब साउंड एयर से गुजरेगी तो किसी रीजन्स के अंदर एयर कंप्रेस होगी और किसी रीजन के अंदर एयर एक्सपेंड होगी। ठीक है, तो न्यूटन ने ये अज्यूम किया कि जहां पे कंप्रेशन होगी वहां पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वो टेम्परेचर वहां से कंडक्ट करके, आपको पता है कंप्रेशन के साइड में रेयरफेक्शन होगी, तो जहां पे रेयरफेक्शन होगी वहां पे टेम्परेचर कम हो जाएगा और जहां पे कंप्रेशन होगी वहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन जो बढ़ने वाला टेम्परेचर है वो कंडक्ट करके चला जाएगा रेयरफेक्शन में और नतीजा ये निकलेगा कि दोनों रीजन्स का टेम्परेचर सेम रहेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि न्यूटन ने यह अज्यूम किया कि जब साउंड एयर से गुजरती है तो कंप्रेशंस और रेयरफेक्शन की वजह से टेम्परेचर पे असर नहीं होता। कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ेगा लेकिन वो कहां पे चला जाएगा, रेयरफेक्शन में चला जाएगा और नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा ये निकलेगा कि कंप्रेशन का टेम्परेचर वही रहेगा जो रेयरफेक्शन का होगा, दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा। तो न्यूटन की जो अजम्पशन थी उसके मुताबिक न्यूटन ने यह अज्यूम किया कि जब किसी भी गैस से साउंड गुजरती है तो कंप्रेशंस और रेयरफेक्शन की वजह से उस मीडियम की मुख्तलिफ जगहों पे टेम्परेचर पे कोई भी असर नहीं होता, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। और आपको पता है कि ऐसी कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आपने पढ़ा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं वॉल्यूम कम होता है, जब प्रेशर कम करते हैं वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट और बॉयल्स लॉ उसके लिए वैलिड होता है। आपको पता है बॉयल्स लॉ वैलिड उसी सूरत में होता है जब प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन हो और टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो न्यूटन ने यह अज्यूम किया कि जब साउंड किसी भी गैस से एयर से गुजरेगा तो उसके अंदर जो कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस होंगी वो अकॉर्डिंग टू द होंगी आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। और न्यूटन ने ये इस तरह से जस्टिफाई किया कि कंप्रेशन के अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा, वो चला जाएगा रेयरफेक्शन के अंदर और नतीजे में दोनों का टेम्परेचर रिमेन्स सेम। ठीक है, तो न्यूटन की अजम्पशन ये थी, न्यूटन अज्यूम्ड that
टी कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और न्यूटन की ये अजम्पशन थी कि जब साउंड इस तरह से किसी भी मीडियम में से गुजरेगा तो उसके अंदर जो कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस होंगी, ये कंप्रेशंस और रेयरफेक्शन जो होंगी ये अकॉर्डिंग टू द जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस होंगी। इस तरह से कंप्रेशंस रेयरफेक्शंस तो होंगी, कहीं पे वॉल्यूम एयर कंप्रेस हो जाएगी, कहीं पे एक्सपेंड हो जाएगी, तो ये कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस होंगी अकॉर्डिंग टू द आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बॉयल्स लॉ वैलिड है। ठीक है, बॉयल्स लॉ क्या होता है बेटा, बॉयल्स लॉ इज वैलिड फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बॉयल्स लॉ वैलिड है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसके हिसाब से बॉयल्स लॉ को यूज किया, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो इसने यूज किया बॉयल्स लॉ को, और बॉयल्स लॉ को यूज करके इसने कैलकुलेशन की, और कैलकुलेशन के मुताबिक प्रेशर का फार्मूला आया डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है, आफ्टर यूजिंग कैलकुलस, कैलकुलस को यूज करने के बाद ये फार्मूला ड्राइव किया गया है बेटा। ठीक है, ये कैलकुलस को यूज करके भी कर सकते हैं, और एक मेथड पंजाब के अंदर भी दिया हुआ है सिंपल मेथड, उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। बहरहाल कैलकुलेशन से आपका ताल्लुक नहीं है यहाँ पे। तो न्यूटन ने किसको कैलकुलेट किया, किसको डिफरेंशिएट किया, बॉयल्स लॉ को। बॉयल्स लॉ को इसने जो है वो डिफरेंशिएट किया, और डिफरेंशिएट करने के बाद इसने प्रेशर का फार्मूला देखा। तो प्रेशर का फार्मूला किसके बराबर आ गया, माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी के बराबर आ गया। तो न्यूटन ने अज्यूम किया कि कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस होती है अकॉर्डिंग टू द आइसोथर्मल प्रोसेस, और आइसोथर्मल प्रोसेस के ऊपर बॉयल्स लॉ वैलिड है। और बॉयल्स लॉ को जब उसने डिफरेंशिएट किया, बॉयल्स लॉ को जब उसने सॉल्व किया फर्दर, तो वो इस नतीजे पे पहुंचा कि प्रेशर की वैल्यू आ जाती है कंप्रेशंस और रेयरफेक्शन, जो अकॉर्डिंग टू द आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस के मुताबिक होने वाली कंप्रेशंस और रेयरफेक्शन के अंदर जो प्रेशर होता है वो बराबर हो जाता है माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी के। ठीक है, अब इसका मकसद ये हुआ कि प्रेशर की वैल्यू आ जाती है बल्क मॉड्यूलस के बराबर, अगर प्रोसेस कौन सा हो जाता है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर प्रेशर जो होता है ये किसके बराबर हो जाता है, बल्क मॉड्यूलस, क्योंकि बल्क मॉड्यूलस की भी वैल्यू यही है। तो न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला ये बना दिया, अंडर रेडिकल पी अपॉन रो, ये आ गया न्यूटन का फार्मूला। ठीक है, ये आपके पास आ गया न्यूटन्स फार्मूला। ये न्यूटन ने फार्मूला दिया कि अगर आप एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करोगे तो अंडर रेडिकल पी अपॉन रो से फाइंड करोगे, वेयर पी प्रेशर है और रो जो है ये डेंसिटी है। ठीक है, अब इसके हिसाब से आप कर सकते हैं कि ये है न्यूटन का फार्मूला। अब अगर इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर, स्टैंडर्ड प्रेशर और डेंसिटी की, स्टैंडर्ड प्रेशर और टेम्परेचर पे मीन्स 0 डिग्री पे, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और जो 0 डिग्री पे डेंसिटी ऑफ एयर होती है, इसको अगर आप यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर रखोगे तो स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगी 280 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर इस फार्मूले के अंदर आप वैल्यूज पुट करोगे
at temperature is equal to 0 degrees Celsius, if value of P and density of gas is used in Newton's formula. We will find that speed of sound is 280 meter per second. ठीक है? At 0 degree, a value of P and density of gas is used in Newton's formula. We will find that speed of sound is 280 meter per second. ठीक है? 0 डिग्री पे अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री करें, ठीक है, टेम्परेचर अगर 0 डिग्री करें और 0 डिग्री पे अगर हम यहाँ पे जो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वैल्यू रखें और 0 डिग्री पे जो डेंसिटी ऑफ गैस होती है उसकी अगर वैल्यू रखें तो हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड 280 है। मीन्स न्यूटन का फार्मूला कहता है कि 0 डिग्री पे स्पीड ऑफ साउंड कितनी हो जाएगी, 280 मीटर पर सेकंड होगी। लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट करके देखोगे, 0 डिग्री अगर यहाँ पे टेम्परेचर रख के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर अगर स्पीड ऑफ साउंड आप फाइंड करोगे तो आप देखोगे कि स्पीड ऑफ साउंड कितनी आती है, 332 आती है। स्पीड ऑफ साउंड आती है 332 किसके ऊपर, 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे। लेकिन न्यूटन का फार्मूला क्या कहता है, न्यूटन का फार्मूला कहता है कि स्पीड ऑफ साउंड 0 पे कितनी है, 280 है। इसका मकसद है कि न्यूटन के फार्मूले के वैल्यूज के अंदर और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के अंदर डिफरेंस है, तो जाहिर सी बात है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ज्यादा बेहतर मानी जाती है एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल या अदर फैक्टर्स। तो आपको पता है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज करेक्ट होती है एज कंपेयर टू अदर फैक्टर्स। इसका मकसद है कि अगर एक्सपेरिमेंट बताता है कि 0 डिग्री पे स्पीड ऑफ साउंड 332 है, जबकि न्यूटन का फार्मूला कहता है कि स्पीड 280 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन के फार्मूले में कहीं पे थोड़ा ड्रॉबैक है या न्यूटन के फार्मूले के अंदर कोई हल्की फुल्की मिस्टेक है। ठीक है, आप कहोगे एक्सपेरिमेंट शो that speed of sound at 0 degree Celsius is equal to 332 मीटर पर सेकंड। एक्सपेरिमेंट कहते हैं 332 होगी और न्यूटन का फार्मूला कहता है 280 होगी। ठीक है, ये आया है डिफरेंस, ये तजाद है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन है किसके बीच में, न्यूटन के फार्मूले के और एक्सपेरिमेंट के बीच में जो है वो ये कंट्राडिक्शन है कि न्यूटन का फार्मूला जो इस बुनियाद पे बनाया गया, ये बात याद रखिएगा कि न्यूटन का फार्मूला आइसोथर्मल प्रोसेस की बुनियाद पे बनाया गया था। न्यूटन ने ये अज्यूम किया था कि साउंड जब एयर से गुजरेगा तो वो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, वो प्रोसेस हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। अब इसको सही किया लेप्लास ने, लेप्लास करेक्शन है। अब लेप्लास करेक्शन है इसके बाद। ठीक है, अब लेप्लास ने क्या करेक्शन की, ठीक है बेटा, लेप्लास ने इस फार्मूले को करेक्ट किया। लेप्लास ने ये कहा कि एक्चुअली न्यूटन की अजम्पशन पे मसला है। न्यूटन की जो अजम्पशन होती है, न्यूटन की अजम्पशन ये थी कि जब साउंड गुजरेगा तो वो जो प्रोसेस होगा गैस के अंदर, वो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, वो प्रोसेस हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन, जब साउंड गुजरता है थ्रू गैस, एयर,
तो उसका जो प्रोसेस है वो कौन सा है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। लेप्लास ने कहा ये चीज गलत है। क्यों गलत है? इसलिए कि लेप्लास ने कहा कि जब साउंड गैस से गुजरता है, एयर से गुजरता है, तो उसके अंदर जो कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस होती है वो बहुत क्विकली होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूं, मेरी स्पीड ऑफ साउंड अगर 340 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड के अंदर मेरे साउंड की कंप्रेशंस रेयरफेक्शंस 340 मीटर तक फैल जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जब साउंड गैस से गुजरता है तो इसके अंदर जो कंप्रेशंस होती है, इसके अंदर जो रेयरफेक्शंस होती है, बहुत क्विक प्रोसेस होता है। और जो क्विक प्रोसेस होता है उसके अंदर कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस जब होती है तो कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ता है, और ये बढ़ा हुआ टेम्परेचर रेयरफेक्शन की तरफ नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? इसलिए कि रैपिड प्रोसेस है, और कंप्रेशन से टेम्परेचर रेयरफेक्शन में जाएगा तो कंडक्शन के थ्रू जाएगा, और कंडक्शन स्लोएस्ट प्रोसेस ऑफ स्लोएस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। हीट जो ट्रांसफर होती है ड्यू टू कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इसमें से स्लोएस्ट प्रोसेस है कंडक्शन। सबसे स्लो हीट ट्रांसफर होती है थ्रू कंडक्शन। और अकॉर्डिंग टू द लेप्लास, जब साउंड गुजरेगा एयर से तो ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन क्विकली होंगी, और जहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा वहां से टेम्परेचर को कंडक्ट करके दूसरी जगह तक जाने का टाइम ही नहीं मिलेगा, तब तक फिर रेयरफेक्शन हो जाएगी। मींस कंप्रेशन के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, रेयरफेक्शन के अंदर टेम्परेचर फॉल कर जाएगा। कि जो न्यूटन ने अज्यूम किया था कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा नहीं होगा। जो न्यूटन ने कहा था आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल नहीं होगा। जो न्यूटन ने कहा था बॉयल्स लॉ वैलिड है इस प्रोसेस के अंदर, वो नहीं होगा। तो फिर क्या है? आपको पता है ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कंप्रेशंस और रेयरफेक्शन हो, क्विकली हो, ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई भी गैस क्विकली एक्सपेंड होती है, क्विकली उसके अंदर कंप्रेशंस होती है, तो ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है एडियाबेटिक प्रोसेस। और एडियाबेटिक प्रोसेस आप पढ़े हो कि उसके अंदर टेम्परेचर डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। जब टेम्परेचर डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट तो बॉयल्स लॉ इज नॉट वैलिड। अगर बॉयल्स लॉ नहीं वैलिड तो क्या करेंगे, ये आगे डिस्कस करते हैं। तो पहली बात ये हुई कि लेप्लास assumed that compressions and rarefactions in gas due to propagation of sound takes place according to एडियाबेटिक प्रोसेस। ये एडियाबेटिक प्रोसेस के मुताबिक होती है, एडियाबेटिक प्रोसेस के मुताबिक होती है। देयरफॉर टेम्परेचर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। सो बॉयल्स लॉ इज नॉट वैलिड। बॉयल्स लॉ इज नॉट वैलिड इन फॉर्म PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस फॉर्म के अंदर बॉयल्स लॉ वैलिड नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास बॉयल्स लॉ का एक और फॉर्मेट आता है, PV पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट इज वैलिड फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए PV पावर गामा कांस्टेंट हो, तो PV पावर गामा, गामा किसके ऊपर है? वॉल्यूम के ऊपर है। ये फॉर्मेट जो होता है ये बॉयल्स लॉ का वैलिड है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। ये वेयर गामा CP अपॉन CV। गामा एक रेशियो होता है किसके दरमियान? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ओवर मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट
at constant pressure upon molar specific heat at constant volume। ठीक है, ये रेशियो होता है, ये हर गैस का अलग होता है। मोनोएटॉमिक गैसेस का अलग होता है, डायटोमिक का अलग होता है, पॉलीएटॉमिक का अलग होता है। मुख्तलिफ गैसेस के मुख्तलिफ होते हैं। ये जो गामा होता है, गामा रेशियो है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ओवर मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है, 11 चैप्टर में हमने पढ़ा है। तो ये जो होता है ये रेशियो है, और किसके दरमियान रेशियो, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ओवर मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और आपको पता है गैस की दो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है, एक कांस्टेंट प्रेशर पे, एक वॉल्यूम पे। और आपको पता है कांस्टेंट प्रेशर वाली मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू ज्यादा होती है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे सम अमाउंट ऑफ हीट जाती है। वर्क में एंट्री टेस्ट वालों ने पढ़ा है, हाफ एंट्री वालों को नहीं पता होगा। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कम होती है, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे टोटल हीट टेम्परेचर में चली जाती है, नो वर्क होता है उसके अंदर। इसलिए गामा जो होता है एक फैक्टर होता है। और गामा किसके दरमियान फैक्टर होता है, ये होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू द मोलर प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इसके मुताबिक यूजिंग पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहां पे आ जाएगा गामा इंटू प्रेशर माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी आएगा। न्यूटन ने ये कहा था कि प्रेशर आता है इसके बराबर, लेप्लास ने कहा था गामा इंटू प्रेशर आता है इसके बराबर। इसका मकसद है कि बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू गामा टाइम्स प्रेशर किसके लिए होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ये होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बल्क मॉड्यूलस किसके बराबर होता है, गामा टाइम्स प्रेशर होता है। ठीक है, और ये गामा जो होता है एयर के लिए, ये इसकी वैल्यू होती है 1.4 होता है या 1.41 होता है, या आप इसको 1.41 भी लिख सकते हैं। किसके लिए होती है, एयर के लिए गामा की वैल्यू होती है। अब आप फार्मूला कर सकते हैं लेप्लास के मुताबिक। फार्मूला जो हो जाएगा गामा पी अपॉन डेंसिटी, ये हो जाएगा लेप्लास का फार्मूला। और लेप्लास के फार्मूले के अंदर जब आप वैल्यूज पुट करोगे, स्टैंडर्ड प्रेशर और पे डेंसिटी 0 डिग्री पे अगर पुट करोगे तो एट T is equal to 0 डिग्री सेल्सियस लेप्लास फार्मूला कैलकुलेट्स स्पीड इक्वल टू 332 मीटर पर सेकेंड। इसके अंदर वैल्यू रखोगे तो कितनी आ जाएगी, 332 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। इसका मकसद है इसके फार्मूले की वैल्यूज एग्री करती है एक्सपेरिमेंट के साथ, इसका मकसद है इसका फार्मूला सही है। अब इस फार्मूले को आप आगे भी ले जा सकते हैं कि V इज इक्वल टू गामा पी अपॉन रो। ठीक है, अब अगर आप करते हैं बेटा कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, प्रेशर किसके बराबर होता है बेटा, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, सॉरी एक मिनट बेटा, बॉयल्स लॉ तो वैलिड नहीं होगा। PV इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल। अगर N होता है 1 मोल तो PV इज इक्वल टू RT। तो आप कर सकते हैं P इज इक्वल टू RT अपॉन V, और डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, या N भी आप लिख सकते हैं, भले अगर 1 मोल नहीं करें तो N लिख ले, कोई मसला नहीं है, तो वो मॉलिक्यूलर मास के अंदर आ जाएगा। इज इक्वल टू ये हो जाएगा गामा RT अपॉन V, मास V में इज इक्वल टू गामा RT अपॉन M। ठीक है, ये भी आ जाएगा। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स रखोगे
तो यहाँ पे ये फार्मूला मॉलिक्यूलर मास के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ मोल्स आप 1 नहीं करते तो यहाँ से आप मॉलिक्यूलर मास के अंदर भी ले जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास V इज इक्वल टू गामा RT अपॉन M हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारे पास टेम्परेचर के सेंस में कि स्पीड ऑफ साउंड V जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रेडिकल टेम्परेचर के लिए। अब यहाँ पे एक शॉर्ट फार्मूला आता है फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर्स V1 अपॉन V2 अंडर रेडिकल T1 अपॉन T2, वेयर T जो होता है ये एक्सप्रेस किया जाएगा ये केल्विन स्केल के अंदर। ये टेम्परेचर यहाँ पे जो रखना है आपने ये केल्विन स्केल के अंदर टेम्परेचर आपने रखना है केल्विन स्केल के अंदर। ठीक है, अगर आप डिग्री सेल्सियस के अंदर दिया जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर कर ले, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कर ले, एब्सोल्यूट टेम्परेचर आप रखोगे इस फार्मूले के अंदर। ठीक है, अब इसके ऊपर 2 क्वेश्चन मैं लिखता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन है speed of sound at 300 या डिग्री सेल्सियस में रख लें 23 डिग्री सेल्सियस इज फॉर एग्जांपल आप कर लें 335 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज स्पीड एट 27 कर दे क्योंकि फिर वो सही रहेगा। 2070 व्हाट इज स्पीड एट 227 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस तरह से आप कर ले इसको। अब देखिए इसके अंदर क्या करोगे आप, फार्मूला ये इस्तेमाल करोगे V1 अपॉन V2 अंडर रेडिकल T1 अपॉन T2। जब आपको इस तरह से 2 टेम्परेचर एक वेलोसिटी दी गई हो या 2 वेलोसिटीज एक टेम्परेचर दिया हुआ हो तो आप ये इस्तेमाल करोगे। T1 हो जाएगा 300 केल्विन, T2 हो जाएगा 500 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, केल्विन के अंदर रखोगे और आप कैलकुलेट कर लोगे इसको। सेकंड आता है इस तरह से, व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड एट 127 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से आता है, इसके अंदर सिर्फ एक दिया जाता है। तो इसके अंदर T1 जो आप करोगे T1 इज इक्वल टू 273 केल्विन करोगे, V1 करोगे 332 मीटर पर सेकंड, T2 दिया हुआ है इज इक्वल टू 400 केल्विन। ठीक है, और V2 फाइंड करना है। जब आपको V1 और T1 नहीं दिया गया तो आप ये वैल्यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो V1 अपॉन V2 अंडर रेडिकल T1 अपॉन T2 रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये वो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद स्पीड ऑफ साउंड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उन फैक्टर्स को हमने डिस्कस करना है। ये सिंध के अंदर नहीं है, ये है हमारे पास जो टॉपिक है ये है जो है वो केपी और पंजाब के अंदर है और पीएमसी के सिलेबस के अंदर मौजूद है। स्पीड ऑफ साउंड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब ये मैं जो है वो वही पेजेस मैंने लगाए हैं जो, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको उन पेजेस के ऊपर बता देता हूँ, टाइम भी कम है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बारे में। अब ये हमारे पास पंजाब का पेज है बेटा। ठीक है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, कैलकुलेशन के अंदर डेरिवेशन आपके लिए जरूरी नहीं है। पहला फैक्टर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, सिंस डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर
the speed of sound is not affected by variation in pressure means अब देखिए यहाँ पे एक मसला आता है कि आप तो पढ़ते हो फार्मूले के अंदर कि स्पीड ऑफ साउंड जो होती है ये होती है P अपॉन रो, लेकिन प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती, या गामा P अपॉन रो कर लें, जो भी कर लें कोई मसला नहीं है, गामा P अपॉन रो। लेकिन ये यहाँ पे क्या होता है, ये कहता है कि प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं करती बेटा? देखें, आपको पता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है, ठीक है। दोनों साइड्स को आप कर ले, मास रिमेन्स कांस्टेंट बेटा, कंप्रेशन रेयरफेक्शन के अंदर मास पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता सिस्टम के, तो आप कर सकते हैं बेटा, आप P1 m अपॉन V1 P2 m अपॉन V2, तो P1 अपॉन डेंसिटी 1 इज इक्वल टू P2 अपॉन डेंसिटी 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, चाहे एडियाबेटिक हो चाहे एसोथर्मल प्रोसेस हो, प्रेशर बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी। जो P1 और ρ1 का रेशो होगा, हाँ जो नंबर मेसेज कौन भी नंबर अंदे छो तो वो देखे हाँ। अब देखिए, प्रेशर बढ़ने से डेंसिटी दोनों का रेशो सेम आता है, देयरफॉर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर। Effect of density at the same temperature and pressure of the gases having the same value of gamma. The speed is inversely proportional to the density, to the square root of their densities. Thus, the speed of sound in hydrogen is 4 times its speed in oxygen, as density of oxygen is 16 times that of hydrogen. अगर same pressure है और same gamma है, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का गामा और प्रेशर दोनों अगर सेम है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस एटमॉस्फेरिक पे और ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक पे, तो डेंसिटी जो होती है उससे इनवर्स रिलेशन होता है, इसलिए जो है वो आप कह सकते हैं कि ये जो है वो इस तरह से 16 टाइम्स होता है। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मैंने यहाँ पे ड्राइव कर लिया बेटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सॉरी ये केमिस्ट्री आ गई। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये बेटा कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? टेम्परेचर के होती है, ठीक है। तो इस सेंस में आप कह सकते हैं कि ये डेरिवेशन की गई है बेटा, इससे आपको लेना देना नहीं है, यहाँ पे डेरिवेशन मैंने वहां पे कर दी है। तो यहाँ पे आप देख ले, एक दो चीजें थोड़ी चेंज थी इसलिए मैंने ये लिया है, बाकी रीडिंग करेंगे इसकी बेटा, इसकी भी रीडिंग करेंगे, बाकी जो भी इसके पेजेस हैं उसकी भी रीडिंग करनी है अभी पंजाब की, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो डिफरेंट है, ठीक है बेटा। ये डेरिवेशन की गई है। अब यहाँ पे इस डेरिवेशन से आपका, सॉरी डेरिवेशन से आपका लेना देना नहीं है बेटा, ठीक है। और ये फार्मूला आ गया जो हम पहले ड्राइव कर चुके हैं कि वेलोसिटी का फार्मूला आ गया अंडर T1 अपॉन, ये वही फार्मूला है V1 अपॉन V2 अंडर रेडिकल T1 अपॉन T2, इस तरह से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक जनरल फार्मूला ड्राइव किया हुआ ये फार्मूला है कि वेलोसिटी at any temperature is equal to the velocity at 0 डिग्री सेल्सियस। बेटा ये है V at 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 332 प्लस हो जाएगी 0.61 ऑफ टेम्परेचर। ये एक शॉर्ट फार्मूला है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया था ना बेटा, ये देखें आप, ये वाला क्वेश्चन आप इसी के ऊपर कर सकते हैं। V एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61
ऑफ टेम्परेचर, ये जो है ना इसके ऊपर ये कर सकते हैं। ये जो है वो यहाँ पे 332 रखें, 0.6 इंटू टेम्परेचर केल्विन के अंदर रखें, तो आपको इस फार्मूले से भी जवाब मिल जाएगा, इस फार्मूले से भी। ये शॉर्ट फार्मूला दिया हुआ है पंजाब के अंदर, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लगाया है ताकि आप इसको डिफरेंशिएट कर सको कि किसी भी टेम्परेचर के लिए ये शॉर्ट फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा कि गैसेस के अंदर स्पीड ऑफ साउंड सबसे कम होती है और जो सॉलिड्स होते हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा होती है। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, डेरिवेशन से आपका लेना देना नहीं है। ये फार्मूले, ये चीज ये याद रखनी है, ये याद रखनी है, और इसके अंदर ये फार्मूला याद रखना है और ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। और ये देखें, वेयर इज डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और इसके अंदर है इज नॉट अफेक्टेड बाय वेरिएशन इन द प्रेशर, और इसके अंदर हमारे पास है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। और ये चीज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है बेटा। तो ये हुआ हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड। कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपके सिलेबस के।